Hello student, today we will know about the history first chapter, the French Revolution. So the French Revolution led to the end of monarchy in France because there was the monarchy rule. A society based on privileges gave way to a new system of governance. The Declaration of the Rights of Man during the Revolution announced the coming of a new time. The idea that all individuals had rights and could claim equality became part of a new language of politics. These notions of equality and freedom emerged as the central ideas of a new age. So, what is the French Revolution? From where it is started, so we will know about this in this chapter. So, the event of 14 July 1789. About 7,000 men and women gathered in Paris in front of टाउन हॉल. पेरिस में एक टाउन हॉल है, वहाँ पे ये सभी क्या हुए थे, गैदर हुए थे. That day outbreak of French Revolution. This happens because the rumor is first among them that the emperor had ordered the army to enter the city and fire at civilian. उस दिन लोगों में ये रूमर फैला हुआ था कि जो एम्परर हैं, वहाँ के रूलर हैं, उन्होंने अपनी ट्रूप को, अपनी आर्मी को ये ऑर्डर दिया है कि वो सिटी में जाएं और सिविलियंस पे यानी नागरिकों पे फायर करें. हंड्रेड्स ऑफ पीपल गैदर इन बास्टिल्स जेल. जब हमने अभी टाउन हॉल की बात की थी, वहाँ पे जब लोग वहाँ पे आए थे, और वहाँ पे एक बास्टिल जेल है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस, एंड अटैक ऑन दैट फोर्ट. Some rumors have spread that many weapons have been kept hidden in that prison. बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं और उस बास्टिल जेल है या फोर्ट जेल, जो कि एक फोर्ट भी है और एक जेल भी है, तो वहाँ पे आके उस अटैक कर देते हैं. तो वो अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि उनके र्यूमर फैला होता है, किसी समवन वाज स्प्रेड द र्यूमर, किसी ने र्यूमर फैलाया होता है कि वहाँ पे जो हमारे एम्परर, उनके एम्परर जो होते हैं, उन्होंने बहुत सारे वेपन्स हाइड करके रखे होते हैं, यानी छिपा कर रखे होते हैं. द प्रिजनर्स आर रेस्क्यूड ऑल्दो द नंबर ऑफ द प्रिजनर्स इज ओनली देयर, बट देयर इज सो मच हेटर्ड अमंग द पीपल अगेंस्ट द एम्परर एंड ही थिंक्स that this prison is a symbol of the imperial powers of the emperor. So the fort is completely demolished and every brick is removed and sold in the market. जो लोग होते हैं वो इतना गुस्सा होते हैं. किससे गुस्सा होते हैं? राजा से गुस्सा होते हैं, एम्परर से गुस्सा होते हैं. इतने गुस्सा होते हैं कि उनको लगता है कि ये जो बास्टिल है, जो बास्टिल फोर्ट है, ये यहाँ पे पूरी जो पावर होती है वो किसकी होती है? किंग की पावर होती है. इसलिए उनमें इतना ज़्यादा गुस्सा होता है और वो वहाँ पे जाके अटैक कर देते हैं. वहाँ पे प्रिजनर जो कैदी होते हैं उनको छुड़ा लेते हैं. हालांकि वहाँ पे जो प्रिजनर्स होते हैं वो सिर्फ 7 होते हैं, तो उनको छुड़ा लेते हैं. बट वहाँ पे एक भी ब्रिक वो नहीं रखते हैं, सारी ब्रिक्स को रिमूव कर लेते हैं और वो मार्केट में उसको जाके सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनमें क्या होती है? गुस्सा होती है. आफ्टर ऑल वाई पीपल वर सो एंग्री अगेंस्ट द एम्परर. अब इतना गुस्सा क्यों उनके अंदर भरा होता है? सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. हम लेट 18th सेंचुरी की बात करते हैं. सो इन 1774 द रूलर ऑफ फ्रांस बिकेम लुई 16 who belonged to the Bourbon dynasty. At that time he was only 20 years old and he was married to Princess Mary Antoinette of Austria. 1774 में जो फ्रांस के किंग होते हैं, रूलर होते हैं, वो कौन होते हैं? लुई 16 होते हैं. व्हेन ही वाज, जब वो फ्रांस की रूल करने के लिए वो बैठते हैं, तो दैट टाइम ही वाज ओनली 20 ईयर्स. उनकी एज क्या होती है? 20 ईयर्स ओल्ड होती है. एंड उनकी जो मैरिज होती है वो किससे होती है? मैरी एंटोनेट से होती है, जो कि ऑस्ट्रिया की क्या होती हैं? प्रिंसेस होती हैं. लुई 16 बूर्बो डायनेस्टी यानी बूर्बो वंश से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं.
At the time when Louis XVI became king of France, at that time the treasury of France was empty. जब वो लुई 16 फ्रांस के किंग बनते हैं, दैट टाइम उनका जो ट्रेजर होता है, यानी उनका जो खजाना होता है, यानी राज घराने की जो प्रॉपर्टी होती है, वो सब पूरी तरीके से क्या होती है, खाली होती है, यानी फिनिश होती है. उसका रीज़न क्या होता है? द रीज़न फॉर द एम्प्टिंग ऑफ ट्रेजरी वॉज ड्यू टू द प्रीवियस किंग्स फाइटिंग इन द लॉन्ग टाइम वॉर, ड्यू टू विच फ्रांसिस फाइनेंशियली रिसोर्सेज वर डिस्ट्रॉयड. क्योंकि उनसे पहले जो किंग होते हैं उन्होंने बहुत सारे लॉन्ग टाइम वॉर ज्वाइन किए होते हैं, लॉन्ग टाइम वॉर फाइट किए होते हैं, जिसके कारण उनका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होता है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयज हो जाता है. और इसलिए उनका जो कई लोगों पे क्या हो जाता है, कई स्टेट्स पे या कई कंट्रीज़ पे डेट यानी उधार हो जाता है, उनका कर्जा चढ़ जाता है. During the rule of Louis XVI, France had helped to liberate 13 colonies of America from the enemy Britain, due to which France would owe more than 10 billion livres in France. जब लुई 16 रूल करते हैं तो उस टाइम जो फ्रांस है वो 13 कॉलोनी जो कि ब्रिटेन के अंडर में होती है, अमेरिका का वो एनिमी होता है, तो अमेरिका का सपोर्ट करता है फ्रांस, तो उसके हेल्प करने के लिए वो 13 जो कॉलोनीज ब्रिटेन के अंडर में होती हैं उसको फ्री कराने के लिए हेल्प करता है. लेकिन वो हेल्प तो करा देता है क्योंकि वो वॉर में इंक्लूड होता है, तो उसके रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो जिससे उसके रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं और भी फिनिश हो जाते हैं, और एटलीस्ट उस पर 10 बिलियन लिब्रे का डेट चढ़ जाता है, वो कर्जदार हो जाता है 10 बिलियन लिब्रे का. लिब्रे इज द करेंसी ऑफ फ्रांस इन दैट टाइम. ठीक है, ऑलरेडी 2 बिलियन लिब्रे वॉज रिलीज ऑन इट. 2 बिलियन लिब्रे ऑलरेडी उससे पहले से ही थे, जो कि लोन लेंडर्स जो थे वो नाउ डिमांडिंग 10% इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट से, फ्रांस की गवर्नमेंट से जो भी लोन लेंडर्स थे उनसे 10% इंटरेस्ट मांग रहे थे. जो 2 बिलियन लिब्रे ऑलरेडी वो पहले से ही उन पे कर्जा चढ़ा हुआ था. द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस. इसी वजह से जो फ्रेंच गवर्नमेंट को लास्ट में ये डिसीज़न लेना पड़ा कि टैक्स को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए. तो हम अब बात करते हैं टैक्स इंक्रीज. अब यहाँ पे हम फ्रांस की थोड़ी सी कंडीशन की बात करेंगे. इन 18th सेंचुरी फ्रांस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. जो फ्रांस की सोसाइटी है वो कितने स्टेट्स में डिवाइड है, 3 स्टेट्स में डिवाइड है. लेट्स सी. फर्स्ट स्टेट्स में क्लर्गी, सेकेंड स्टेट्स नोबिलिटी, थर्ड स्टेट्स में big businessmen, merchants, court officials, lawyers, and peasants and artisans, small business, landless, laborer, and servants. Here is third state, some were rich and others poor. तो इसमें जो हमारे थर्ड सबसे ज़्यादा आप जो पॉपुलेशन देख रहे होंगे वो थर्ड स्टेट में देख रहे होंगे, और थर्ड स्टेट में कुछ पर्सन जो हैं रिच भी थे. ठीक है, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या थी उनकी स्ट्रेंथ, पुअर की थी. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पॉइंट नोट्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं विच वॉज यूजिंग इन दिस चैप्टर. लेट्स सी. लिब्रे, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, बट डिसकंटिन्यूड इन 1794. यानी करेंसी थी, बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था. क्लर्गी, ग्रुप ऑफ पर्सनस हैं जो कि हमारे स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च लाइक प्रीस्ट. ठीक है. तीथे क्या है, अ टैक्स लीव्ड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. इसमें जो फार्मर्स हैं उनको ये तीथे जो टैक्स है वो चर्च को देना पड़ता था, जिसमें एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता था उसका 1/10 उनको देना पड़ता था. टैली, ये डायरेक्टली स्टेट को दिया जाता था टैक्स, ये भी हमारे फार्मर्स को ही देना पड़ता था, थर्ड स्टेट को ही देना पड़ता था. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो है स्ट्रगल टू सर्वाइव. ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस. जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स से सिर्फ उन्हीं को टैक्स जो था वो पे करना था. अबाउट 90% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन वर फार्मर्स, बट द नंबर ऑफ फार्मर्स ओनिंग लैंड वॉज वेरी लेस. क्या था, 90% जो थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो फार्मर्स थे,
केवल जो हमारे 10% थे जिनके पास खुद की उनकी क्या थी, लैंड थी. नियरली 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय द पीपल ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट दैट द रिच पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट. 60% हमारे जो लैंड का जो ओन्ड बाय द पीपल ऑफ द फर्स्ट एंड 60% किसके पास था, जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट से बिलोंग करते थे. जो रिच पर्सन उनके पास लैंड का खुद का 60% होता था. तो थर्ड स्टेट्स का इसका मतलब कि जिनके पास जो फाइनेंशियली नहीं थे स्ट्रॉन्ग, फिर भी उन पे ही क्या किया जाता था, टैक्स को लगाया जाता था. फ्रांस पॉपुलेशन वॉज ग्रेटली इंक्रीज फ्रॉम 1715 टू 1789. फ्रांस की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 1715 से लेकर 1789 के बीच में जो इंक्रीज़ हुई है उससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, ड्यू टू विच द डिमांड फॉर ग्रेन इंक्रीज फास्टर देन द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन की तुलना में जो उसकी डिमांड थी ग्रेन्स की, वो क्या हो गई थी, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो गई थी, बढ़ गई थी. तो ड्यू टू विच द इन्फ्लेशन इंक्रीज, जिससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स आई एंड द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर बिकेम बिगर एंड बिगर. और रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस था वो और बढ़ता चला गया. जो रिच थे वो रिच होते चले गए और जो पुअर थे वो क्या होते हैं, और पुअर होते चले गए. कंडीशन वंस व्हेन ड्रॉट एंड हेल फेल डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप एंड कॉजिंग अ क्राइसिस ऑफ लिवलीहुड. एटलीस्ट कंडीशंस वहाँ पे और भी ज़्यादा बेकार हो गई कि जब ड्रॉट आ जाता था, सूखा पड़ जाता था या ओले गिर जाते थे, उनकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती थी, तो जिससे उनकी जो लिवलीहुड यानी जो उनकी जीविका थी वो उस पर भी संकट आ जाता था. तो इसे हम एक कहते हैं कॉल्ड अ लिवलीहुड क्राइसिस. यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार होता है, व्हाट इज लिवलीहुड क्राइसिस. तो लिवलीहुड क्राइसिस इज दैट व्हेन कंडीशंस वर्स्ट व्हेन ड्रॉट एंड हेल फेल डिस्ट्रॉइंग द एंटायर क्रॉप एंड कॉजिंग अ क्राइसिस ऑफ livelihood. This was called a livelihood crisis. Even before this, the poor peasants who used to come in the third state, who were subjected to heavy tax burden, had opposed it. But in the 18th century, a new social group emerged called the middle class. जो पीजेंट्स थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहले से अपोज नहीं किया हो, उन्होंने अपोज किया था, बट 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप आया जिसे हम मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं या कहते हैं. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, देयर वर ऑल्सो सम एजुकेटेड पीपल इन दिस ग्रुप ऑफ थर्ड स्टेट्स. ये थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करते थे, बट यहाँ पे ये पर्सन जो थे थोड़े एजुकेटेड थे, ठीक है. हु बिलीव्ड दैट एनी person's social status should be the basis of his merit, not from the birth right. वो कहते थे किसी को भी अगर राइट्स मिलने चाहिए तो वो उसके बर्थ के बेस पे नहीं मिलने चाहिए, उसकी एबिलिटी के बेस पे मिलने चाहिए. इट वॉज अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वल रूल्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज विच वॉज कंसीव्ड बाय जॉन लॉके एंड जैक एंड रूसो एज फिलोसफर हैड प्रेजेंटेड. ये फिलोसफर ने अपनी थ्योरीज, इनमें जो ग्रुप थे हमारे मिडिल क्लास में, ये लोग ग्रुप थे, ये एजुकेटेड ग्रुप में आते हैं ये लोग, और ये एक फिलोसफर भी हैं जिन्होंने अपनी अपनी बुक्स को राइट किया था कि सोसाइटी को किस तरीके से हमारी सोसाइटी चल रही है, उनको कैसे जो हमारे पुअर पर्सन्स हैं उनको उनके जो है राइट्स देने चाहिए. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था. कैसे सपोर्ट किया था, वी विल नो. इन टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, लॉक प्रेजेंटेड द किंग्स ब्लॉक ऑफ पैथेटिक ऑटोक्रेटिक राइट्स वॉज डिनाइड इन द बुक. अपनी बुक्स में इन्होंने बहुत सारी इश्यूज डाले थे, जो हमारे रूलर हैं उनके बारे में बताया था. इनकी बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं इनकी, ट्रू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट बाय जॉन लॉके, द स्पिरिट ऑफ द लॉज बाय मॉन्टेस्क्यू. तो ये इनकी जो फर्स्ट बुक है हमारी, द ट्रू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉके. इन दिस बुक refuted the principle of the king's goodness and autocratic rights. तो यहाँ पे जो किंग्स की गॉडेस है एंड ऑटोक्रेटिक राइट्स के जो प्रिंसिपल्स थे उनको बुक्स में रिफ्यूट किया गया था. सेकेंड बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज. इन दिस बुक मॉन्टेस्क्यू टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जो क्लर्गी हैं या लेक्चर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, जुडिशरी हैं, ये सॉरी लेजिस्लेचर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं एंड जुडिशरी हैं विद इन द गवर्नमेंट.
These ideas of philosophers used to be debated in coffee houses. ये जो आइडियाज़ देते थे वो, तो इनके कॉफ़ी हाउसेज या जो सलून्स होते थे वहाँ पे बोल बोल के उन लोगों को बताया जाता था. न्यूज़पेपर्स वर रीड अराउंड अमंग द पीपल सो दैट इवन द इलिटरेट कुड अंडरस्टैंड देम. ये बहुत तेज तेज से बोल बोल के सभी को वहाँ पे सुनाया जाता था. वहाँ पे सलून्स में बैठते आके थे, कॉफ़ी हाउसेज में लोग बैठते आके थे. वहाँ पे बहुत सारे लोग इलिटरेट भी होते थे जो कि पढ़ नहीं पाते थे. तो जो न्यूज़पेपर में वो पढ़ नहीं पाते थे तो कैसे रीड करेंगे उनका लिखा हुआ, इसलिए उनको बोल बोल के बताया जाता था. एट द सेम टाइम द न्यूज़ ऑफ द किंग लीविंग अटैक्स अगेन टू मीट द स्टेट्स एक्सपेंस स्पार्क एंगर अगेंस्ट द प्रिविलेज सिस्टम. तो जब उनको बोल बोल के बताया जाता था कि किंग ने ये किया और इस तरीके से उन पर टैक्स का बर्डन डाला गया है, किंग्स के रूल्स क्या कर रहे हैं, इस तरीके से सोसाइटी के बारे में उनको बताया जाता था कि किस तरीके से जो हमारे किंग हैं वो बहुत ऑटोक्रेटिक हैं और उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं और जिससे उनकी जो लिवलीहुड है उस पर क्राइसिस आ रहे हैं. तो इससे उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था. किसके प्रति? राजा के प्रति. तो यहाँ पे हम फिनिश करेंगे. और ये जो आप देख रहे हैं अकाउंट्स ऑफ lived expression in the old regime, I'll send to the message, and all you have to read this passage. And in the activity already you seeing the questions. This is a question behalf of this passage. So all you have to solve this question. First of all read, then after give the answer. Thank you so much.